हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एनालिसिस ऑफ टेस्ट। यानी ये जो 15 वाला टेस्ट है इसका एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। वही पुराना तरीका, जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिए जाएंगे और जिनका एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगा वो जरूर किया जाएगा। एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 101, वो बोल रहा है मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। तो जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अलॉन्ग होता है तो वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जब जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हम मूव कराते हैं आयंस को वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक नहीं, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। ऑस्मोसिस के अंदर तो आयंस का एक्चुअल में उसमें तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का होता है ऑस्मोसिस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन तो अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है, और अगर अगेंस्ट करना होगा तो एनर्जी खर्च करना पड़ेगी जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। 102, 102, हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपी आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कैलकुलेशन वाले। तो कितने मॉलिक्यूल चाहिए आपको ग्लूकोज के लिए? तो इसके लिए एक सिंपल सा एक 12 की टेबल याद रख सकते हो आप। 6 की टेबल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 12 NaDH प्लस H पॉजिटिव, या आपका दिल करे तो NaDH2 NADPH NADPH2 भी लिख सकते हो, और 18 ATP लगते हैं। तो 6 की टेबल जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो देख लीजिए कहाँ पर 18 ATP और 12 NADPH2 है, बी पर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला 102 के बाद 103, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स को स्टिमुलेट करना होता है और उसके लिए हमें लगता है मैग्नीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 104, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोल रहा है कि एंडार्क एंड एक्सार्क द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। गलत बात है। सेकेंडरी जाइलम में तो ये टर्म यूज ही नहीं होती है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। ये टर्म तो यूज होती है, ये जो टर्म्स है ये तो यूज होती है प्राइमरी जाइलम के लिए। तो ये वाली बात तो गलती है, सेकेंडरी जाइलम के लिए यूज नहीं होती, ये गलत बात है। सेकंड बोल रहे हैं एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। रूट में एक्सार्क कंडीशन देखने को मिलती है और स्टेम में एंडार्क कंडीशन देखने को मिलती है। स्टेम या शूट के अंदर बोल दीजिए। ये वाली बात सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है, सेकंड इज फॉल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला 108, 108, क्या बोल रहा है वो? The historic convention in biological diversity, the Earth Summit, well known है, was held in Rio de Janeiro in the year 1992. Straightforward, correct answer B. NCERT का डेटा ही है ये। Next, in angiosperm, the haploid, diploid and triploid structures of a fertilized embryo sequentially are। बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि पहले किसकी बात की है, फिर किसकी बात की, फिर किसकी बात की है। पहले चाहते हैं हेप्लॉइड कौन है, फिर चाहते हैं डिप्लॉइड कौन है, फिर ट्रिप्लॉइड कौन है। एक एक करके ऑप्शन लेकर भी आप कर सकते हो। पहले मुझे सिनर्जिड हेप्लॉइड हाँ है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिप्लॉइड नहीं है, बात खत्म हो गई यहाँ से। एंटीपोडल्स हेप्लॉइड हाँ है, सिनर्जिड भी हेप्लॉइड है, मुझे डिप्लॉइड चाहिए, यहाँ से बात खत्म हो गई। सिनर्जिड हेप्लॉइड हाँ है, जाइगोट डिप्लॉइड हाँ है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी PEN ट्रिप्लॉइड है हाँ है। सही बात है, करेक्ट आंसर सी। फोर्थ भी देख लेते हैं, सिनर्जिड हेप्लॉइड हाँ है, एंटीपोडल ये हेप्लॉइड है, मुझे चाहिए डिप्लॉइड, यही से बात गलत होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं आपको। 111, 111, क्या बोल रहे हैं वो? फैमिली फेबेसी रिफर्स फ्रॉम द सोलेनेसी एंड लिलिएसी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेमन। पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक टू फैमिली फेबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी और लिलिएसी। ऐसा फीचर देखना है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फेबेसी का, जो सोलेनेसी और लिलिएसी में देखने को नहीं मिलता। तो एक खास बात है उसके अंदर 9+1 यानी 9 डायडिल्फस कंडीशन होती है। 9 का एक ग्रुप होता है, सिंगल एक अलग होता है। तो डायडिल्फस कंडीशन जाओ सही, ये डायडिल्फस यहाँ पर भी है, बस यहीं पर है डायडिल्फस कंडीशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पॉलीएडल्फस जो सिट्रस में देखने को मिलेगी, मोनोडेल्फस कंडीशन ये साइनरोज में देखने को मिलेगी, और एपिफिलस कंडीशन भी इसमें देखने को नहीं मिलती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फेबेसी का।
112 112 Which hormone promotes internode petiole elongation in deep water ice? ये इथाइलिन स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसर्टिंग दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. 113 Frequency of recombination between gene pair on same chromosome is a measure of the distance between genes to map their positions on chromosome. Was used for the first time by, तो ये अल्फ्रेड स्टर्डीवेंट थे जो कि टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट थे. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. इन्होंने काम किया था जेनेटिक मैप पर. 114 114 क्या बोल रहा है? Identify the pair of heterosporous pteridophytes among the following. तो दो एग्जांपल आपकी किताब में है ही हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के. वैसे 8 होते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर 2 दिया किताब के अंदर. एक है स्लेजिनेला, एक है साल्विनिया. हेटेरोस्पोरी शो करेंगे. अप्रोच टुवर्ड्स सीड हैबिट. करेक्ट आंसर बी. 115 115 What is the role of RNA polymerase third in the process of transcription in eukaryote? ये तीनों RNA polymerase के यूकैरियोट में फंक्शन पता होना चाहिए. RNA polymerase 1, उसके भी सेकंड और ये थर्ड का दिया है. थर्ड के अंदर आ जाएगा tRNA वाला, 5S RNA और SNRNA वाला. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. स्ट्रेट फॉरवर्ड, याद ही करना है आपको ये सब. तो नेक्स्ट 116 116 क्या बोल रहा है वो? Express sequence text ESTs refers to A. All genes that are expressed as RNA, all genes that are expressed as protein, all genes whether expressed or unexpressed. वो तो सीक्वेंस एन नोटेशन होता है. सी वाला तो सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल जीन दैट एक्सप्रेस आरएनए. एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, ये भी देख सकते हैं आप वहाँ पर. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. 118 118 बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन. असर्शन ए के अंदर दिया है एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेजेस या 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप है, 5 प्रिपरेटरी फेज है, 5 पे ऑफ फेज है. तो शुरुआत की 5 स्टेप्स के अंदर 2 स्टेप में हमें एटीपी खर्च होता हुआ दिखता है. सही बात है ये वाली, तो पहली बात तो सही है, एजर्शन सही है. ये वाला 2 स्टेप के अंदर देखिएगा सही बात है. फिर बोल रहा है रीजन में फर्स्ट एटीपी यूज्ड इज इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड सेकंड एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्शन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फास्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट. ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ये रीजन भी सही है इसका. एक्चुअल में दोनों सही हैं और ये 2023 का क्वेश्चन है. आंसर की के हिसाब से जो आंसर की एनटीए ने दी थी उसके हिसाब से ए ऑप्शन यानी दोनों ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो माना जा सकता है कि इन 2 जगहों पर होते और वो ये 2 जगह ये है. ऐसा से रीजन तो नहीं है कि ये रीजन तो दूसरे हैं उसके, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी ने यही लिखा है और एनटीए ने भी इसी को सजेस्ट किया था, इसलिए करेक्ट आंसर उनके हिसाब से ए हो जाएगा. माना जा सकता है इसको. 119 119 The phenomenon of pleiotropism refers to. pleiotropism दो टर्म्स है, एक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एक है pleiotropism. पॉलीजेनिक में क्या होता है, बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक फीचर के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जैसे स्किन कलर. और pleiotropism में क्या होता है, एक ही जीन एक से ज्यादा फीचर्स को, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. तो अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ भी ज्यादा. तो ये दोनों टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए अपने को, प्लियोट्रोपिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का. 120 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, देखते हैं. वो बोल रहा है डेट्रीवर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन. हाँ फ्रेगमेंटेशन है ये आपका जो डिकम्पोजिशन उसकी पहली स्टेप. फ्रेगमेंटेशन करते हैं डेट्रीवर, उन्हीं को बोलते हैं. जैसे इसके अंदर आ जाएंगे अर्थवर्म वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर. द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन. हाँ बहुत स्लो डिकम्पोजिशन होता है, ये भी सही बात है. Water soluble inorganic nutrient go down into the soil and get precipitated by a process called leaching. हाँ ये अनअवेलेबल हो जाते हैं, लीचिंग कहलाता है ये. अभी प्लांट के काम के लिए बहुत नीचे पहुंच गए, रूट की अप्रोच से बाहर पहुंच गए. डी द detritus food chain begin with living organism. detritus बोल रहे थे लिविंग से क्यों होगी, तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से होगी. earthworm break down detritus into smaller particles by a process called catabolism. नहीं साहब कैटाबॉलिज्म नहीं कहलाएगा, वो तो फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा. यहाँ पर ये बात ए बी और सी करेक्ट है. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. इसका सीक्वेंस भी पूछते हैं कई बार. 121 बोल रहा है द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला रिलेटेड विद द फैमिली. ये फ्लोरल फॉर्मूले दिए आपका सामने, एक दिया है कौन सी फैमिली का है. तो हर फैमिली का कुछ स्पेशल फीचर है. जैसे यहाँ पर देख रहा है 9+1 वाला, थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, फेबेसी फैमिली का फीचर है ये वाला. 1, 2 और 2 ये वाला भी इसी का फीचर है.
इसका फीचर कैसे है, ये स्टैंडर्ड होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स होते हैं और 2 कैरिना ये कील होते हैं, ऐसा अरेंजमेंट होता है उसका। ये 1 ये 1 है, ये 2 है और ये ब्रैकेट वाला 2 जोड़े हैं यहाँ से, ये भी इसी का फीचर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हर एक फैमिली का कुछ स्पेशल फीचर होता है। 121 के बाद 122 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है द एथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी relates to what we owe to millions of plants, animals and microbe species with whom we share this planet। सही बात है कि जो कुछ भी हमारे पास है सबको शेयरिंग का अधिकार है, प्लानट में शेयर कर रहे हैं हम इनके साथ में। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो, philosophically or spiritually we need to realize that every species has an intrinsic value even if it may not be current or any economical values to us। हाँ, मतलब जियो और जीने दो, हर एक का अपना एक इंपॉर्टेंस है, आप भी जियो उनको भी जीने दो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एनसीईआरटी में से बनाए हुए स्टेटमेंट्स ही हैं। 123 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब, यानी वो जो कॉब यानी भुट्टे में जो आपको दाने वो धागे जो दिखते हैं उनका काम क्या है, तो क्या करेंगे, टू ट्रैप इंसेक्ट, काय के लिए फालतू बात, टू ट्रैप पोलन ग्रेन, इसीलिए पोलन ग्रेन को ट्रैप कराने के लिए लेकर आते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लिखा है एनसीईआरटी में, आपको मिल जाएगा ओपन। 124 द रिएक्शन सेंटर इन पीएस सेकंड हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ, तो पीएस1 के अंदर 700 नैनोमीटर और पीएस सेकंड के अंदर 680। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 124 के बाद उसने पीएस सेकंड का पूछा था। 125 125 The tissue culture experiment leaf mesophyll cells are put in a culture medium to form callus. This phenomenon may be called as, तो हम क्या कर रहे हैं, जो मेसोफिल सेल्स हैं, जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स, तो जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में मेसोफिल सेल को समझते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मेसोफिल सेल को केलस में बदल रहे हैं। केलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास। मेसोफिल सेल्स कैसे हैं, डिफरेंशिएटेड है, हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी अनडिफरेंशिएटेड मास में बदल रहा है, यही कहलाता है डिफरेंशिएशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला 126 126 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड अदर रीजन, पता ही हो तो अपनों को। असर्शन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज। सही बात है, मॉस के केस में पहले फिलामेंटस धागे जैसा ग्रीन प्रोटोनिमा बनता है, लेकिन आपके जो मार्केंशिया है, ब्रायोफाइट के जो पुराने मेंबर है मार्केंशिया, उनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी ये तो सही बात है पहले वाला। सेकंड, प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल, तो जो कैप्सूल के अंदर फूड सीटा कैप्सूल और जो कैप्सूल वाला पार्ट है उसके अंदर मियोसिस होगा, स्पोर बनेंगे, स्पोर से भी प्रोटोनिमा डेवलप होता है। सही बात है, तो दोनों करेक्ट हैं। बोल रहा है ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 127 क्या बोल रहा है वो, अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, तो डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वो कई बार पूछा गया क्वेश्चन में, सब बच्चों को याद भी होता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, तो एक्साइल प्रेजेंटेशन हमें किस में देखने को मिलेगा, चाइना रोज में देखने को मिल जाएगा, पेटूनिया में देखने को मिल जाएगा और लेमन में देखने को मिल जाएगा। आपकी किताब ने चाइना रोज, लेमन और पेटूनिया में सोलेनेसी फैमिली का दूसरा मेंबर को लिया है, जैसे टोमेटो ले लिया है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऊपर जो दिया है टोमेटो एक जगह दिया है, लेकिन साथ में डायंथस और पी दिया है, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए करेक्ट आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड। मॉर्फोलॉजी में आपको सारे एग्जाम्पल याद अगर होंगे, आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। करेक्ट आंसर डी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके बाद 29 एक इक्वेशन दी है, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। जीपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आर क्या है यहाँ पर, रेस्पिरेटरी लॉसेस है। करेक्ट आंसर सी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 130 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेर, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। मियोसिस में सेंट्रोमेर का स्प्लिटिंग होता है एनाफेज सेकंड के अंदर। करेक्ट आंसर सी। 131 स्प्रेइंग ऑफ व्हाट ऑफ द स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन
on juvenile conifers help in hastening the maturity period. This lead to early seed production. ये जिबरेलिक एसिड का एक फंक्शन है, वो क्या करेगा, उसकी जुवेनाइल फेज को शॉर्ट कर देगा जिससे एडल्ट फेज जल्दी आ जाए और हमें जल्दी फसल मिलने लगे। करेक्ट आंसर भी है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में लिखा है ये वाला फंक्शन। 132 unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by हर्शे एंड चेज ने T2 बैक्टीरिया फेज की मदद से किया था। करेक्ट आंसर भी। 33 large colorful fragrant flowers with nectars are seen in इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट के अंदर, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराना है, लार्ज होगा तो उसे दिखेगा, कलरफुल होगा तो अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, फ्रेगनेंट खुशबू भी उसको अट्रैक्ट कराएगी, और नेक्टर अब लेकर जाएगा साथ में, उसको मेहनताना मिलेगा इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 34 द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑकर्स एट विच सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। तो जब रिकॉम्बिनेशन होगा उसी समय, यानी क्रॉसिंग ओवर होगा उसी समय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर होता है पिकेटिंग के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 135 अमंग द इविल क्वार्टेट व्हिच वन इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्यूरिंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। सबसे पहले ये चारों के चारों इविल क्वार्टेट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। करेक्ट आंसर हो जाता है ए। 136 बोल रहा है विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा दिया है इसमें कौन सा आप पिरामिड बना सकते हो। तो देखते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, टर्शियरी कंज्यूमर, और ये सारे के सारे सबके साथ एनर्जी की यूनिट दी है, यानी इसके लिए बनेगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का पिरामिड हम जानते हैं कैसा बनता है, ऑलवेज इरेक्ट बनता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएंगे, प्रोड्यूसर आ जाएंगे, फिर क्या आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और 10% का लॉ लगेगा, 10% का, कि जितनी भी एनर्जी है उसका 10% अगले ट्रॉफिक लेवल को पहुंचेगा। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन सा है। प्राइमरी प्रोड्यूसर ये वाला है, ये। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, 5000 जूल एनर्जी आ जाएगी। इसका 10% ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पर हमें मिलना चाहिए 500 जूल। ये क्या है, प्राइम, ये तो हो गया आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, यानी इसकी बात होगी। प्राइमरी कंज्यूमर में आना चाहिए था 500 जूल, लेकिन ये आ रहा है 450 जूल, 4500 जूल आ रहा है। तो गलत बात है, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 10% का लॉ ऑफ टिथ है, 10% का नियम तो फॉलो किया ही जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी का पिरामिड जरूर है। अच्छा, ये पिरामिड ऑफ नंबर हो नहीं सकता क्योंकि उसने एनर्जी देके रखी है। तो अपराइट पिरामिड ऑफ एनर्जी इससे बन नहीं पाएगा, और होता हमेशा अपराइट ही है। तो दिस पिरामिड इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई पिरामिड नहीं बन सकता जिसके अंदर यहाँ 5000 जूल एनर्जी हो और प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर ही 500 ही सिर्फ खर्च हो। नहीं, 500 खर्च नहीं, बल्कि 500 बचती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा इसी सरसरी नजर से देखे और अगर ये डेटा को एनालिसिस ना करे तो अननेसेसरीली वो अपराइट पिरामिड ऑफ एनर्जी लगा सकता है, क्योंकि उसे इतना जरूर मालूम है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इरेक्ट अपराइट, हमेशा सीधा होता है उसको। लेकिन यहाँ पे साथ में जो डेटा दिया है इसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या ये जो डेटा है 10% का लॉ फॉलो कर रहा है क्या। अगर करेगा तभी अपराइट बनेगा, 10% का नहीं करेगा तो थोड़ी बन पाएगा। तो 136 भी कंप्लीट हुआ। देन 137 ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम दिया है पेंडेंटली कंपाउंड लीफ का। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 140 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए पूछ रहा है। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडन डाउन इन 1866। नहीं, वो तो डाउन सिंड्रोम के लिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए थोड़ी। हमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए शक्ति चाहिए। ये तो गलत बात हो जाएगी पहले वाली, ये गलत हो जाएगा बी। Such an individual has overall masculine development higher, the feminine development is also expressed। तो इसके अंदर gynecomastia like फीचर हो सकते हैं, ये सही बात है। The affected individual is short stature। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, affected individual का short stature देखने को नहीं मिलेगा। Physical, psychomotor and mental development is retarded। नहीं साहब, ये मेंटली तो साउंड रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। Such an individual are sterile। हाँ, ये sterile रहेंगे, इनमें जो टेस्टिस हैं उनका एट्रोफी हो जाएगा, मतलब मान के चलो नॉन फंक्शनल रहेंगे। तो सही कौन कौन से हो गए, बी और डी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बी और ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला 141 141 क्या बोल रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर कीमोऑस्मोसिस? कीमोऑस्मोसिस यानी कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस, पीटर मिशेल साहब, क्या रिक्वायरमेंट है? मेम्ब्रेन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कौन सी मेम्ब्रेन रहती है? वहाँ थाइलोपाइटिक मेम्ब्रेन रहती है। प्रोटॉन पंप, हाँ इसकी भी रिक्वायरमेंट है। प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये भी चाहिए। और एटीपी सिंथेसिस तभी हो पाएगा। तो ए ही वाला ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दूसरा वाला देख सकते हो आप, मेम्ब्रेन हाँ है, प्रोटॉन पंप है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हाँ, एटीपी सिंथेसिस थोड़ी चाहिए। प्रोटॉन पंप चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए। प्रोटॉन पंप चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 142. How many different proteins does the ribosome consist of? 80 different types के होते हैं, करेक्ट आंसर ए है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 142 का ए। 143 क्या बोल रहा है वो? कुछ दो स्टेटमेंट दिए, असर्शन पढ़ते हैं। अब फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, सही बात है, ये डेफिनेशन है फ्लावर की। वेयर द शूट अपाइकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, ये सही बात है, ये डेफिनेशन ही है फ्लावर की। असर्शन तो सही है। रीजन क्या है? Internode of the shoot get condensed to produce different floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. तो सही बात है, वाला रीजन भी सही है, तो दोनों सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 43 के बाद 44, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड from the microsporangium and carried by air current. एयर करंट से जनरली जाते हैं, क्योंकि फ्लावर तो कोई बनता नहीं कि कोई इसके लिए पोलिनेटर की जरूरत पड़े, इसलिए सही बात है एजर्शन। तो रीजन, एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज्ड एंड पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। नहीं, पोलन ट्यूब तो बनेगी, तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है, ए ट्रू है और आर फॉल्स है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 145 145 क्या है भाई? 145 मैच द कॉलम है, देखते हैं। म्यूचुअलिज्म, कमेंसरिज्म, अमेंसरिज्म और पैरासिटिज्म। म्यूचुअलिज्म यानी दोनों को बेनिफिट मिलेगा, तो दोनों को बेनिफिट मिले, दोनों प्लस, तो ए में फोर्थ आना चाहिए, तो ए में फोर्थ तो सभी जगह यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी। डी वाला देख लेते हैं, कमेंसरिज्म यानी एक को फायदा होता है, एक को ना फायदा ना नुकसान, यानी फर्स्ट वाला। डी में फर्स्ट कहाँ पर है? डी में फर्स्ट यहाँ पर है। तो फिर सी वाला देख लेते हैं, सेकंड है क्या? सी अमेंसलिज्म, हाँ, एक को नुकसान होता है और एक को ना फायदा ना नुकसान, बिल्कुल सही बात है। और डी में थर्ड पैरासिटिज्म, एक फायदा यानी पैरासाइट फायदे में, होस्ट नुकसान में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 147 गिवन below are two statements. Statement first, Gauss competitive exclusion principle states that the two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior will be eliminated eventually. बिल्कुल सही बात है कि दो स्पीसीज जिनमें कंपटीशन है लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती, बल्कि एक स्पीसीज को हटना ही है, दूसरे को वहां पर रहना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से समझो। सामान्यतः क्या बोल रहा है? कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर। हर्बीवोर के मुकाबले कार्निवोर ज्यादा कंपटीशन से अफेक्ट होते हैं। इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा थोड़ा, क्यों होता है ऐसा। पहली बात तो ये है कि जो हर्बीवोर है उनका नंबर हमेशा ज्यादा होगा कार्निवोर के मुकाबले में, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर से जस्ट कांटेक्ट में है, और जैसे जैसे एनर्जी ऊपर जाती जाती है, हायर ट्रॉफिक लेवल में जाती जाती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होते चले जाते हैं। तो चूंकि हर्बीवोर नंबर में ज्यादा है, इसलिए उनमें कंपटीशन होगा, नंबर 1। नंबर 2, कार्निवोर उनके लिए ऑप्शन बहुत सारे है खाने के लिए, लेकिन हर्बीवोर उनके लिए ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। जैसे अगर कोई हिरन है, डियर, वो घास खाएगी, तो घास पर ही डिपेंड है, एक ही सोर्स है। अगर एक ही रिसोर्सेस है, घास अगर खत्म हो जाएगा तो हिरन और कुछ तो कर नहीं सकेगी, पेड़ पे चढ़ चढ़ कोई पत्ते तो खाने नहीं लगेगी, या कहीं किसी एनिमल को तो खाने लगेगी। लेकिन जो कार्निवोर उनके पास ऑप्शन बहुत होंगे। अगर शेर हिरन पर अटैक करता है और हिरन अगर पकड़ में नहीं आती, तो हो सकता है किसी दूसरे, कहीं जेब्रा को, कहीं खरगोश को, छोटा, हालांकि छोटे के लिए तो पाशनी कर देते हैं, चीता वगैरह पकड़ते हैं उनको तो, लेकिन दूसरे एनिमल, बिसन है, जेब्रा है,
जिराफ है, इनको कंज्यूम कर लेगा तो ऑप्शन बहुत सारे, जबकि हर्बीवोर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ज्यादा कंपटीशन हर्बीवोर के बीच में ही है और कार्निवोर के बीच में ज्यादा कंपटीशन नहीं है। इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड, नहीं, मोर एडवर्सली अफेक्टेड तो हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर नहीं। और मोर एडवर्सली अफेक्टेड हर्बीवोर क्यों होंगे? उनमें ज्यादा मेंबर होने के कारण कंपटीशन ज्यादा होगा, दूसरा उनके पास ज्यादा अल्टरनेटिव सोर्सेस नहीं रहेंगे। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला करेक्ट है और सेकंड फॉल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 148 148 वही मेज द कॉलम है, देख लेते हैं जरा। ए ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन यानी लिंक रिएक्शन होती है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगता है उसके लिए, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सिट्रिक एसिड सिंथेस एंजाइम लगता है, सिट्रिक एसिड बनता है। ए में सेकंड, ए में सेकंड, बी में फोर्थ एक जैसा, सी में थर्ड, यहाँ पर डी में फर्स्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 50 150 150 फिर मेज द कॉलम है, देखते हैं। एम फेज, G2 फेज और क्वेश्चन स्टेज और G1 फेज हाँ 150 यही है। तो ए एम फेज यानी क्वेश्चन डिवीजन वाली, अगर आपको जो आता हो पहले वो देख लो। जैसे सी में क्वेश्चन फेज इनएक्टिव फेज है, तो सी में सेकंड देख लो कहाँ पर है, सी में फोर्थ है, सी में फर्स्ट है, सी में सेकंड यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा सी। और भी दूसरा ऑप्शन देख लो, ए में वो बोल रहा है फोर्थ, ए यानी एम फेज, इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे उसको, एम फेज को, सही बात है ये तो। बी में बोल रहा है फर्स्ट G2 फेज, प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसके अंदर, बढ़िया वाला, सही बात है। और G1 में बोल रहा है वो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, यानी एस फेज और एम फेज के बीच में, ये एम फेज और ये एस फेज, इसके बीच में क्या आ जाएगा? G1 फेज क्या आएगा? अगली एम फेज के भी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उसे बोलते नहीं, जी स्टैंड फॉर गैप, गैप है। 156 फिर मेज द कॉलम है, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं मेज द कॉलम। अच्छा, ये जीन दिए जेड, जीन दिए हैं, ये आपका जो लेकोपेरोन है वहां से जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए रहता है, डी में आ जाएगा फर्स्ट। कहाँ है भाई? डी में फर्स्ट कहाँ है? ये डी में थर्ड है, गलत। डी में फर्स्ट है, डी में सेकंड, गलत, ये गलत। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्रॉस चेक कर लो, ए में बोल रहा है सेकंड, जीन ए ट्रांस एसिटाइलेज के लिए होता है, सही बात है। फिर बी में बोल रहा है थर्ड, यानी जीन वाई लेग परमियस के लिए होता है, थर्ड, सही बात है। सी में बोल रहा है फोर्थ, जीन आई रेप्रेसर प्रोटीन होता है, ये भी सही बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। किसी एक को जो आपको आसान लगता हो उसे देखकर बचे सारे आप कर सकते हो। 160 160 ठीक है। 160 फिर मैच द कॉलम देखा। लेपर्ड एंड लायन इन अ फॉरेस्ट ग्रासलैंड, इनके बीच में कंपटीशन ही होगा, लेपर्ड और उसके लिए कंपटीशन है दोनों के लिए। अ कुकू बर्ड, वो कुकू लेइंग लेग्स इन ए क्रोज नेस्ट, ब्रूड पैरासिटिज्म कहलाता है, सही बात है। फंजाइल रूट ऑफ हायर प्लांट इन माइकोराइजल एसोसिएशन, ये क्या है? म्यूचुअलिज्म है, बेनिफिट ईच अदर है। अ केटल एग्रेट एंड अ केटल इन अ फील्ड, ये क्या है? हार्मलेस कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। वाह, ए सारे के सारे आमने सामने ही है। ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड, डी में फोर्थ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वन 167 क्या है भाई? 167 ब्रॉड palm with single palm crease is visible in person suffering from Down syndrome symptoms. Correct answer A. 68 which one of the following symbol represent the mating between relatives in human pedigree analysis? तो relatives के बीच में अगर मैरिज शो करना हो तो इसे डबल लाइन देखना पड़ती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 170 क्या बोल रहा है? 70 in prokaryote the positively charged DNA is held with some negatively charged protein in a region called nucleate। गलत बात, ऐसा होता ही नहीं, ए वाला गलत। स्टेटमेंट सेकंड, इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, हाँ नेगेटिवली चार्ज डीएनए है,
ए है, इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टोबर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखे। 171 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, आरएनए फास्टर रेट से म्यूटेट करता है, हाँ तभी बहुत फास्ट इसके जो स्ट्रेन हमें देखने को मिल जाते हैं, बहुत फास्ट। अभी कोरोना में भी आपने देखा होगा बहुत तेजी से उसके स्ट्रेन बदल रहे थे, ये वाली बात तो सही है। सेकंड बोल रहा है उसका रीजन बता रहा है वायरस सेविंग आरएनए जीनोम, आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पॉन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। ये रीजन ये है इसका, सही तो बात है ये वाला, ये फास्टर करता है और ये इसके कॉज है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 171 के बाद में 173 यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं? तो एंडोमेम्ब्रेन में 4 सेल ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर आ जाता है, गोल्गी बॉडी आ जाता है, लाइसोसोम आ जाता है और वैक्यूल आ जाता है, यही तो रहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया नॉट कंसिडर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, पेरोक्सिसोम नहीं है। कौन से नहीं है? ए, सी और ई, ए, सी एंड ई, करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 181 181 क्या है? 181 देखते हैं। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट म्यूटेशन? म्यूटेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एक एक करके देखते हैं। पहले बोल रहा है वन स्पीसीज हार्म्ड, सॉरी म्यूचुअलिज्म है वो। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट म्यूचुअलिज्म? वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। नहीं साहब, म्यूचुअलिज्म में तो दोनों को ही फायदा मिलता है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। फिर बोल रहा है बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, हाँ दोनों को फायदा मिलता है, ये सही है। बाकी भी देख लेते हैं एक बार। वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर इज नीदर बेनिफिटेड ना हार्म। नहीं साहब, ये तो हार्मलेस कमेंसलिज्म वाला है, नहीं सॉरी, मतलब ये तो नहीं है एक्चुअल म्यूचुअलिज्म। ये म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा मिलता है। वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज पार्शियली बेनिफिटेड, नहीं ये गलत बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई खास बात नहीं। 81 के बाद 82 गिवन बिलो टू स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? प्रोटोजोन्स आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। इवन शुरुआत में तो एनिमल किंगडम में ही रखा था इनको, सिंगल सेल एनिमल कहलाते थे ये, तो ये सही बात है। फिर हम ऐसा मानते हैं कि प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स की, सही बात है। सेकंड, इन प्रोटोजोन्स सेल वॉल आर एब्सेंट, सही बात, एनिमल लाइक फीचर है। एंड ऑल प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉफ। इन प्रोटोजोन्स सेल वॉल आर एब्सेंट, सही बात है, प्रोटोजोआ के अंदर सेल वॉल एब्सेंट। एंड ऑल प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉफ, सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ, बिल्कुल सही बात है, यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉफ भी है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एनिमल क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सेल वॉल नहीं है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, दोनों सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 187 which one of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence on mRNA formed is as follows। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। उन्होंने एक सीक्वेंस देकर रखा है, which one of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence on mRNA formed is as follows। ये mRNA का सीक्वेंस उसने दिया है, ये वाला, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ से चला है, और ये इसने सीक्वेंस दिया है किसका? mRNA का सीक्वेंस दिया है। कोडिंग स्ट्रैंड कैसा होता है? इस जैसा ही होता है, यानी वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलो अपन इस तरफ, ठीक है। और अंतर क्या आएगा? खाली सिर्फ ये आएगा कि mRNA में जहाँ जहाँ जो है वहां पर कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर टी मिल जाएगा, तो ए की जगह ए ही मिलना चाहिए था, तो ये तो गलत बात है। बस खाली तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो देखूंगा ही मैं, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ए की जगह ए है, हाँ है, यू की जगह टी होना चाहिए, हाँ है, सी की जगह सी है, जी के स्पॉट पर जी है, ए के साथ ए, यहाँ पर यू की जगह टी आना चाहिए, और देख लो यहाँ पर यू की जगह टी आना चाहिए है,
यहाँ पर भी यू की जगह टी आना चाहिए है, यहाँ पर भी यू की जगह टी आना चाहिए, यहाँ पर भी टी है, इधर भी यू की जगह टी आना चाहिए है, यहाँ भी यू के साथ में टी आना चाहिए यू की जगह पर, बाकी सब एग्जैक्टली सेम। सी जी ए, ये सी जी ए, जी सॉरी सी जी ए, यहाँ पर भी ये सी जी ए, यहाँ पर भी सी जी ए, ये सी जी ए, यहाँ पर भी सी जी ए, ये सी जी, यहाँ पर भी सी जी ए, ये सी जी, यहाँ पर भी सी जी, ये सी जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और साथ में ये देखना पड़ेगा कि इनकी जो पोलरिटी है वो सेम रहेगी। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर है, फिर हमें यहाँ पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 87 कंप्लीट हुआ। देन 88 मैच द कॉलम है, देखे काय की कॉलम मैच करा रहा है। लॉजिस्टिक, तो दो तरह की ग्रोथ करो हमारे पास। लॉजिस्टिक होता है जिसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी रहती है, यानी एम के अंदर तो आ जाएगा सेकंड, इन सब के अंदर ए में सेकंड है, इसलिए ए वाला डिसाइडिंग फैक्टर नहीं। बी में देखो बोल रहा है बी में फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन, सही बात है। एक्सपोनेंशियल यानी ये बी वाले में फर्स्ट है, तो ये वाले सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो सी वाले को भी देख लो। सी में थर्ड, एक्सपांडिंग एज पिरामिड, वो बोल रहा है द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी ये प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट। कुछ समय बाद क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएंगे और ये यहाँ पहुंच जाएंगे, ये यहाँ पर आएंगे कि ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा बनेगा, तो फिर इसी पैटर्न पर इनके जो इंडिविजुअल रहेंगे जो ऑफिस में जाएंगे ज्यादा आएंगे, और इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो पिरामिड का नेचर तो वही है, सेम है, लेकिन एक्सपांडिंग पॉपुलेशन है, बड़ा है, तो एक्सपांडिंग के लिए रही गई है, तो सी के अंदर थर्ड आएगा, सही बात है। फोर्थ, स्टेबल पिरामिड, स्टेबल पिरामिड के अंदर क्या होगा, द परसेंटेज इंडिविजुअल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम। कैसे, देख लेते हैं एक बार इसको। ये प्री रिप्रोडक्टिव और यही रिप्रोडक्टिव, इतना ही। कुछ समय बाद 10 ईयर बाद सेंसस हुआ, तो ये यहाँ पर पहुंचेंगे और ये यहाँ पर पहुंचेंगे, ये यहाँ पर आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनके जो इंडिविजुअल पैदा होंगे इसी जैसे उतने ही होंगे। तो कैसा रहेगा, शेप भी सेम रहेगा और साइज भी सेम रहेगा। एक स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन के लिए एक डी में फोर्थ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला 191, क्या बोल रहा है 191? 191 के अंदर बोला है वो स्टेटमेंट बेस्ड है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, नहीं साहब, टेट्राड फॉर्मेशन तो हमें देखना को मिलेगा जाइगोटीन के अंदर, ये तो गलत बात। बी वाला बोल रहा है क्या, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, यानी ये किस एनाफेज की बात कर रहा है, माइटोसिस के। फर्स्ट सेकंड मेंशन नहीं किया, मतलब माइटोसिस की बात हो रही। तो हाँ, माइटोसिस के अंदर ऐसा होता है जिसे मेटाफेज के अंदर इस तरह से मेटाफेजिक प्लेट पर जमा हो जाते हैं, और एनाफेज में यहाँ से स्प्लिटिंग हो जाएगा, ये अलग हो जाएंगे। सही बात है ये वाली, तो बी वाला स्टेटमेंट सही है। सी वाला क्या बोल रहा है, टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पेगिटिन, सब पेगिटिन के अंदर तो क्रॉसिंग ओवर होता है, गलत बात है ये वाली। डी, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज, सही बात है, टीलोफेज के अंदर ये वाला काम होगा। लास्ट डी ई वाला, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नहीं सिस्टर क्रोमेटिड में हो गई नहीं कभी क्रॉसिंग ओवर, यही से गलत बात है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उसने बोला करेक्ट, तो बी और डी करेक्ट है, बी एंड डी ओनली, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 198 पर पहुंच गए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट, ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नहीं साहब, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड, द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, हाँ साहब, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है इंटरफेज में, यानी दो काम होते हैं, एस फेज के इंटरफेज में दो काम होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर एनिमल सेल के केस में सेंट्रोसोम का स्प्लिटिंग होता है। तो पहले वाला गलत,
स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, उल्टा स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। करेक्ट आंसर मिल जाएगा डी, 198 में करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट अगला, ओके तो ये पेपर कंप्लीट हुआ, ये था पेपर 15। अभी कुछ पेपर और हैं, अपनी तैयारी आप कंटिन्यू रखिए, हिम्मत हारने की बात नहीं। आखिरी में यही सब आपके सहारे हैं, बढ़िया। प्रैक्टिस और टेस्ट, प्रैक्टिस एंड टेस्ट एनालिसिस, प्रैक्टिस टेस्ट एनालिसिस, इस तरह से आपके सिलेबस का पूरा रिवीजन भी होता रहेगा और फाइनल समय पर इसी तरह से तैयारी होती है। तो अगले टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू वेरी मच।